पर चीन को घेरते हुए नजर आएंगे, माफ कीजिएगा, पाकिस्तान को घेरते हुए नजर आएंगे। पाकिस्तान में जो आतंकवाद है उस आतंकवाद का मुद्दा पीएम मोदी उठाते हुए नजर आएंगे। आतंकवाद के इस मुद्दे को स्ट्रांगली पीएम मोदी जो है वो एससीओ समिट में उठाते नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद लगातार पनपता है, जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार आतंकियों को पनाह देता है, तो इस पूरे मुद्दे को लेकर पीएम मोदी जो है वो ये मुद्दा उठाते नजर आएंगे और चर्चा करते नजर आएंगे। और दूसरी ओर किस तरीके से यहाँ पर तमाम देशों में सहयोग बढ़े, आपसी सहयोग किस तरीके से बढ़े, उस विषय पर भी चर्चा जो है यहाँ पर पीएम मोदी करते हुए नजर आ सकते हैं। लगातार ये तस्वीरें जो है वो निकलकर सामने आ रही हैं, जिस तरीके से पीएम मोदी जो है वो बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें स्क्रीन पर आपके, जहां पीएम मोदी एससीओ समिट में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं और एससीओ समिट की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। और तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से समिट की शुरुआत जो है वो हो चुकी है और चीन जो एससीओ समिट की अध्यक्षता कर रहा है, तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के संबोधन के साथ एससीओ समिट की शुरुआत हो चुकी है और ये तस्वीरें जो है वो भी निकलकर सामने आ रही हैं। इस बीच हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट सुधाकर जी जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। रिटायर्ड मेजर जनरल सुधाकर जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर सबसे पहले तो। और दूसरी ओर सुधाकर जी, जिस तरीके से अगर इस बैठक को लेकर बात की जाए, किस तरीके से आप एससीओ बैठक को देख रहे हैं और पीएम मोदी के संबोधन को, क्योंकि लगातार ये भी कहा जा रहा है कि एससीओ की इस बैठक के दौरान पीएम मोदी सत्र को संबोधित करते भी नजर आ सकते हैं। अभिषेक, सबसे पहले नमस्कार। आपने मुझे आपके चैनल के लिए इनवाइट किया और हमारे व्यूअर्स को भी शुभकामनाएं। जहां तक आपकी सवाल है, मैं ये जो ऑनगोइंग एससीओ को इस तरफ देखता हूं कि ये एससीओ ऐसा माहौल में हो रहा है, बैकड्रॉप पैंडेमिक खत्म नहीं हुआ, रूसो यूक्रेन लड़ाई शुरू, वो खत्म नहीं है, नहीं भी होगा अभी। जिस तरह उसको हैंडल कर रहे हैं अभी, हमास और इजराइल का जो लड़ाई है, बीच में ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान ने पहलगांव कि जो हमारे 26 टूरिस्ट को मारे थे, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर अभी तक तो खत्म नहीं हुआ, ये लगातार चलते रहेगा। अभी सप्लाई चेन का डिसरप्शन, प्राइस राइज इन फ्यूल, फूड एंड फर्टिलाइजर, ये चल रहा है अभी, ना केवल ग्लोबल साउथ बल्कि ग्लोबल नॉर्थ में भी काफ़ी इम्पैक्ट है। तो इस बैकड्रॉप से अगर आप देखते हैं तो एक चीज जो है वो छुपा हुआ नहीं है, सबके शक्ल पे नजर आ रहा है, वो है डोनाल्ड ट्रंप का जो टैरिफ है। ये टैरिफ बिल्कुल ऐसा वो सेंसेशनलाइजेशन नहीं, लेकिन ये एक पनिशमेंट के तौर पे, जैसे दुश्मन को आप पीटते हैं, मारते हैं या गोला बारूद से डिस्ट्रॉय करते हैं, इस किस्म की ये जो लैशिंग है ये हो रहा है। तो ये एक सेंट्रल पॉइंट रहेगा। इसको हटाने के लिए या इसको सर्कमवेंट करने के लिए जो भी कुछ बयानबाजी देंगे, तो मेरे विचार के मुताबिक एक सेंट्रल पॉइंट रहेगा। इसके अलावा हिंदुस्तान की तरफ से सेंट्रल पॉइंट एससीओ का मैंडेट सभी को पता है, चाहे आप पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, आप एनर्जी सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म वगैरह वगैरह आप लेते हैं, स्टेबिलिटी, रीजनल स्टेबिलिटी, ये पॉइंट्स रहेंगे कहीं ना कहीं। बट हिंदुस्तान का जो मेन मुद्दा है, ये किसी भी तरह इसमें इंक्लूड करना निहायत आवश्यक है। सबसे पहला चीज है, हमारे पिछले जो डिफेंस मिनिस्टर का मीटिंग हुआ था एससीओ मीटिंग से पहले, उन्होंने जो पाकिस्तान का पॉइंट को, जो पहलगाम जो इंसिडेंट 22 अप्रैल को हुआ था 2025 को, वो वाला उन्होंने शामिल नहीं किए थे। लेकिन बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस वाला जो हाईजैक हुआ था, उसको उन्होंने इंक्लूड किया था, या इसी तरह कोई जो एक्टिविटी बीएलए ने किया था। तो ये एक पॉइंट है, अगर इसको हम शामिल कर सकते हैं जॉइंट स्टेटमेंट में, ये बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट होगा। दूसरा, ये जो टैरिफ की वजह से अभी जो इम्पैक्ट हो रहा है हिंदुस्तान के ऊपर 50% टैरिफ, इसका कोई कारण, कोई जस्टिफिकेशन कुछ सामने उभर के नहीं आ रहा है। ये एक आर्बिट्री और इम्पल्सिव डिसीजन की तरह लग रहा है, क्योंकि ये अमेरिकन लॉ का अगर आप पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंशियल पावर को 15% दे रखा है। ये 1974 का उनका ट्रेड एक्ट है, और इमरजेंसी पावर जब एक्सरसाइज करते हैं 15% तक को एक मैक्सिमम उसको इम्पोज कर सकते हैं। लेकिन अभी ये 50% आ गए हैं, जो कि 1977 का एक उनका कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट है,
विच अलाउज, लेकिन वो अलाउ जो है वो कांग्रेस की अप्रूवल होना निहाती जरूरी है। तो ये बिना कांग्रेस को जाके इस तरफ जो स्वीपिंग टैरिफ इंपोज कर रहे हैं, ये एक ना केवल हिंदुस्तान बल्कि विश्व में 60 देशों के ऊपर ये इंपोज हो चुका है और आने वाले समय में ये बढ़ती जाएगी। तीसरा चीज जो है एनर्जी सिक्योरिटी। आज के दिन में जो कारण और जस्टिफिकेशन बता रहे हैं, हिंदुस्तान के ऊपर 50% जो टैरिफ डाला है, 25% है वो बेसिक रिटेलिएटरी, और बाकी जो 25% एक पनिशमेंट के तौर पे। ये 25% जो टैरिफ डाल रखे हैं पनिशमेंट के तौर पे, वो है रशिया से ऑयल खरीदना। यहाँ पे मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, ये ऑयल जी खरीदा शुरू किए थे क्योंकि हमारा एक समय 2022 की बात है 1% से भी कम था, और ये अमेरिका के बोलने पर, क्योंकि ग्लोबल ऑयल प्राइस का स्टेबिलिटी लाने के लिए यूरोप पहले रशिया से खरीदता था तो उनको उन्होंने मना कर दिया, तो यूरोप विली नीली ये मिडिल ईस्ट से खरीदने शुरू किए। हमारा मिडिल ईस्ट से ज्यादातर ऑयल आता था उन दिनों में। जब यूरोप वाले आ गए मिडिल ईस्ट में, तो भीड़ भकाड़ा को अवॉइड करने के लिए ये अमेरिका की तरफ से सुझाव के तौर पे उन्होंने उत्साह करने लगे कि हिंदुस्तान को रशिया से ऑयल खरीदना चाहिए। वो भी एक कैप्ड प्राइस था, $60 पर बैरल। तो ये कैप्ड प्राइस जब लगाते हैं, उसके अंदर अगर आप खरीद रहे हो, तो कहां पे हुकूमत दुले कहां पे हो रहा है? तो ये तो मेरे को समझ। और यहाँ पे ये भी देखिए, 2022 जब से इनका लड़ाई शुरू हुआ है, या डोनाल्ड ट्रंप जब से जी प्रेसिडेंट बने हैं, तब से लेके अभी तक रशिया के साथ अमेरिका का जो बिजनेस है, कमर्शियल एक्टिविटी, ये 20% आगे बढ़ा है, 20% ज्यादा हुआ है। इसके अलावा वो यूरेनियम, जो हेक्साफ्लोराइड है, फर्टिलाइजर है, और बाकी सारे खूब सारे मिनरल्स वगैरह हैं जो कि वो रशिया से खरीदते रहते हैं। और ये भी मेरे को पता चला कि जो ऑयल को हिंदुस्तान लेके रिफाइन करके बेच रहा है, इसको ना केवल यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज ले रहे हैं, इसको अमेरिका भी ले रहा है। जैसे कि वो एयर ट्रैफिक जो टर्बाइन फ्यूल होता है उसको भी खरीदते हैं। तो ये सारे चीजें जो है डबल स्टैंडर्ड को दिखा रहे हैं, हिंदुस्तान के ऊपर बिना मतलब ये प्रेशर डाल रहे हैं। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जहां पे हमें जियोपॉलिटिक्स का उदाहरण और इसकी मदद लेते हुए रीअलाइनमेंट करने में कोई हेजिटेट नहीं करना चाहिए। चाइना का हमारा ये एक पड़ोस है, और इसके साथ समझौता अगर बढ़ेगा, बॉर्डर इश्यू हमारा रिजॉल्व होगा। आज के दिन में जो ट्रेड डेफिसिट चल रहा है चाइना के साथ, उसको कैसे कम किया जा सकता है, उसको हमें संभलना चाहिए। प्लस हमारा इकोनॉमी, चाहे माने या ना माने, करीब करीब 75% से ज्यादा जो है डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर। चाहे मिनरल, आप रेयर अर्थ की बात करिए, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी की बात करिए, फर्टिलाइजर की बात करो, बोरिंग टनल वाला जो है बोरिंग मशीन, उसकी बात करिए, या आप और कोई चीज अगर उदाहरण लेते हैं, दवाई बनाने के लिए जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स चाहिए आपको, एपीआई, उसके लिए भी आप डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर। तो ऐसा हालत में कैलिब्रेटेड अप्रोच के साथ जो नेशनल सिक्योरिटी, हिंदुस्तान का नेशनल इंटरेस्ट के जो बरखिलाफ नहीं जा रहा है, फूक फूक पे कदम रखना चाहिए और चाइना के साथ आगे बढ़ना, ये एक सुनहरा मौका है। और साथ ही प्यूटिन साहब होने के नाते हिंदुस्तान को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि प्यूटिन साहब, हमारा जो रशिया का रिलेशनशिप है, एवरग्रीन एक रिलेशनशिप, उसका फायदा उठाते हुए चाइना के साथ समझौता इंप्रूव करना निहाती आवश्यक है। बैक टू अभिषेक जी। सुधाकर जी, दूसरी ओर जिस तरीके से इस बैठक को लेकर हम बात करें, जहां पहले दिन पीएम मोदी ने जो है मुलाकात की शी जिनपिंग से, इस मुलाकात के कई मायने निकाले गए, और दूसरी ओर आज जो तस्वीर निकलकर सामने आई है, जो तस्वीरें स्क्रीन पर भी लगातार चल रही हैं, जिसमें पुतिन, शी जिनपिंग और पीएम मोदी एक साथ नजर आ रहे हैं। सुधाकर जी, इस तस्वीर को लेकर भी लगातार कहा जा रहा है कि वैश्विक पटल पर यह तस्वीर जो है एक महत्वपूर्ण छाप छोड़ती हुई नजर आ रही है, और इस तस्वीर को देखने के बाद शायद ट्रंप की मुश्किलें भी बढ़ने वाली हैं। अभिषेक, बिल्कुल आपके साथ मैं बिल्कुल सहमत हूँ। उसको मैं थोड़ी देर पहले न्यूज एक्स में था, तो न्यूज जी एक्स के एंकर उसको आइकॉनिक पिक्चर बता रहे हैं। बिल्कुल, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। ये आइकॉनिक, ये ग्लोबल पिक्चर ऐसा एक छवि एक दिखा रहा है, ताकि ये क्यों, ये देखिए, अगर आप जोड़ना चाहेंगे डोनाल्ड ट्रंप का बिहेवियर के साथ, मैं तो कहूँगा ये गलत है। ये जो छवि आज के दिन में आप देख रहे हैं, वही नरेंद्र मोदी आज एससीओ की मीटिंग फिजिकली 7 साल के बाद चाइना में जाके अटेंड कर रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे तमाम लीडर्स जो है फिजिकली प्रेजेंट है। और ये एक रीजनल ब्लॉक है, एससीओ जो एक रीजनल ब्लॉक है। अभी धीरे धीरे जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप साहब का बिहेवियर और टैरिफ की वजह से
ये एक्चुअली हिंदुस्तान को धकेल दिया है चाइना के एम्ब्रेस में जाने के लिए। और कोई मजबूरन कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि हम तो यूएसए के ऊपर हम कह रहे थे उसके साथ ट्रस्ट और रिलेशनशिप को डेवलप करेंगे, चाहे डिफेंस प्रोडक्ट्स हो, चाहे डिफेंस एक्सरसाइजेस हो, चाहे आप फ्यूचरिस्टिक इक्विपमेंट एरोस्पेस इंजन की बात करिए या ट्रेड की बात करिए। ट्रेड हमारा उनके साथ बढ़ते जा रहा था, $87.5 बिलियन हो गया था टोटल। तो ये जो चीजें हैं, कोई एक अनदेखी कारण की वजह से शायद उनको यह डर है कि अभी अगर ये $4.19 ट्रिलियन हिंदुस्तान का जीडीपी है, अगर इसको अभी इस समय में नहीं रुका जाएगा तो ये आप एक दूसरा नंबर 2 चाइना को आप पैदाश कर रहे हैं, जो कि आने वाले समय में चाइना तो चुनौती दे ही रहा है, ये हिंदुस्तान एक दूसरा नंबर चुनौती हो जाएगा, जो अमेरिका को सुपर पावर स्टेटस को बरकरार रखने में बहुत मुश्किल होगा। तो उस लिहाज से ये जो फोटोग्राफ है, ये बहुत ही एक प्रतीक है, एक टॉर्च बियरर की तरह दिखा रहा है विश्व में कि ये जो रीअलाइनमेंट प्रोसेस हम पहले बात करते थे, अभी ये एक्चुअली शुरू हो गया है। इसकी जो बनावटी चीज कोई नहीं है, ये कुदरती हो रहा है। देखिए आप प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे नरेंद्र मोदी साहब, एक नेचुरल लाफ्टर स्माइल, उनको देखते ही वो कॉन्टेजियस फीलिंग आता है। प्यूटिन साहब देखो उनकी बात सुन के कैसे हंस रहे हैं। जी जो कभी हंसते नहीं है, अपना मुंह से वो भाषा निकलते नहीं है, बात नहीं करता है, वो भी देखने में मिल रहा है कि वो भी हंस रहे हैं। तो इस किस्म की जो बॉडी लैंग्वेज होता है, ये बहुत ही एक बहुत बड़ा चुनौती देता है ट्रंप साहब को, बहुत बड़ा चुनौती देता है अमेरिका को। इसको मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा, जो हो गया सो हो गया। अमेरिका और इंडिया के बीच में जो इंस्टीट्यूशनल कनेक्शन है, जो लिंकेजेस है, इसको आगे की तरफ मदद लेते हुए उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ये टैरिफ वाला जो है ये काउंटर प्रोडक्टिव है। रेगन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान रेगन साहब ने, उन्होंने ये सोशल मीडिया में भी काफी घूम रहा था, मैं उनका एक किताब कहीं पढ़ रहा था, हेनरी किसिंजर की किताब या किसी का किताब, तो किताबें बड़ी अच्छी तरह लिखे हैं। रेगन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम में उन्होंने इसके ऊपर काफी गहरा स्टडी किया और उसका जो निचोड़ है, उन्होंने ये बताया था कि टैरिफ ये एक दिखावा है, जो आप टैक्स अपने लोगों के सिटीजन्स के ऊपर इम्पोज नहीं करना चाहते हो, क्योंकि वो टैक्स आपका रूलिंग डिस्पेंसेशन के खिलाफ चला जाएगा। आप एक उल्टे रूप से टैक्स उनसे अदाय कर रहे हो। कैसे कर रहे हो? जब आप ये टैरिफ इम्पोज करते हैं, एक देश का जो कोई प्रोडक्ट हो, इंडिया से कोई प्रोडक्ट जाता है यूएसए के अंदर, तो ये टैरिफ 50% जब बढ़ जाता है, ₹100 का सामान $150 हो जाता है, ये $150 से बेचा जाता है। ये पैसा उनका कस्टमर या कंज्यूमर से रिकवर किया जाता है। जब कंज्यूमर से आप रिकवर करते हैं, ये धीरे धीरे क्या होता है, इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन हो जाता है, जो हो चुका है अमेरिका में। कोई बात, हाइपर इन्फ्लेशन से क्या होता है कि सप्लाई, मनी की जो सप्लाई इनटू द मार्केट, आउट ऑफ द मार्केट, ये बड़े कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जिसके वजह से उनका अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स होते हैं, जो कि अभी हो रहा है। 2,58,000 उनका टारगेट था, बड़े मुश्किल से 93,000 अभी 6 महीने में उन्होंने नौकरी या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पैदा किए हैं। तो बाकी काफी सारे मल्टीनेशनल है जो ले ऑफ कर रहे हैं, लोग नौकरी वहां से हटा रहे हैं। तो ये जो चुनौती है, इसलिए मैं तो कहूंगा कि ये टैरिफ है, काउंटर प्रोडक्टिव है। अगर उनका इरादा है कि ये लड़ाई, रशिया यूक्रेन की लड़ाई को बंद करना है, और इस तेल की वजह से रशिया का जो अटैक चल रहा है, तो ये गलत है। जिस तरह एक डॉक्टर के पास एक मरीज जाता है, तो मरीज का जो बीमारी है, डॉक्टर के पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक डिजीज को इवेल्युएट करना, और दूसरा है सिम्टम। कोई सर दर्द बोलता है तो उसको अगर डिस्प्रिन दे देंगे, एक ऑप्शन है डिस्प्रिन लेके आ जाता है, एस्प्रिन लेके आ जाता है। दूसरा ऑप्शन है उसका गहरा पूरा एकदम खून, पेशाब सब कुछ चेक करो, गहराई में जाके ये करिए। तो वो जड़ तक जाने की जरूरत है। अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब भूल गए हैं तो उनको याद दिलाना पड़ेगा। इसका मेन कारण क्या है? जब नाटो क्रिएट किया था 1949 में 12 देश के साथ, और 1990 9 फरवरी को जेम्स बेकर जाके मिखाइल गोर्बाचोव को आश्वासन दे रहे हैं, कमिटमेंट दे रहे हैं कि ये ईस्ट यूरोप और ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी दोनों का यूनिफाई कराइए। मिखाइल गोर्बाचोव उस समय आशंका पैदा किए थे, दर्शाए थे कि नहीं, उससे क्या होगा, नाटो का बढ़ेगा। उन्होंने एश्योरेंस दिया था नाटो का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ेगा पूर्व की तरह। सिर्फ जर्मनी के जो एरिया नहीं, कंप्लीट यूरोप का जो बॉर्डर है ये नहीं बढ़ेगा। तब था करीब 12 से लेके वो 17 देश या 16 देश थे। अभी आप देखते हैं 2025 में
ये कितने हो गए, 32 देश हो गए हैं। ये कोई अनदेखी जो छुपा हुआ एजेंडा है जिसकी वजह से इनकी फैलाव हो रहा है। और रशिया को अगर आप एक चारों तरफ से घेर लेते हैं, ब्लैक सी से घेर रहे हो, बाल्टिक रीजन से, नॉर्डिक रीजन से, चारों तरफ से अगर घेर लोगे, यही उदाहरण अगर उनको साबित करते हो कि मेक्सिको और कनाडा में इस तरह अगर हरकत होगा, क्या यूएस सेफ और सिक्योर फील करेगा? क्या यूएस चुप करके बैठेगा? तो इसलिए मैं कह रहा हूं जो मेन इशू है लड़ाई को बंद करने का, मेन इशू अमेरिका की तरफ से हथियार सप्लाई बंद होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, इसको नाटो नहीं बनना चाहिए, नाटो मेंबर, किसको? यूक्रेन को। नंबर 3, ये मेरे विचार के मुताबिक ये जिस तरफ क्या गया है कि पीस पहले प्लान करो उसके बाद सीज फायर होगा, ऐसा नहीं होता है। मिलिट्री साइंस के मुताबिक एक एस्टेब्लिश्ड पैटर्न है, वो एस्टेब्लिश्ड पैटर्न के मुताबिक होता है जहां पे आप लड़ाई को बंद करना चाहते हो, सबसे पहले फ्रीज करिए जो जहां पे है, सारे हथियार बिल्कुल बंद, नो फायरिंग। और इसका बैकग्राउंड में जो जो जहां से हथियार पहले सप्लाई करते थे, गोला बारूद प्रोवाइड करते थे, वो बिल्कुल बंद होना चाहिए, नो मूवमेंट। देयर आफ्टर उसका जो एक इमेजिनरी लाइन, एक अलाइनमेंट को रफली दोनों तरफ म्यूचुअली एक्सेप्ट करते हुए, चाहे लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल बोलिए या और कुछ कहना चाहते हो आप, उसको अपना के दोनों तरफ के जो ट्रूप्स हैं उसको 5-10 किलोमीटर पीछे की तरह हटाना चाहिए। और एक न्यूट्रल फोर्स, यूनाइटेड नेशन का एक न्यूट्रल फोर्स हो जो कि यूरोपियन नहीं होना चाहिए, अमेरिकन नहीं होना चाहिए, ऐसा न्यूट्रल फोर्स को वहां पे नियुक्त करिए ताकि उनके ऑब्जर्वेशन और कोऑर्डिनेशन के जरिए से आपसी जो डिप्लोमेसी और डायलॉग, जो बातचीत करना चाहिए, ताकि ये जो लैंड स्वैपिंग या एक्सचेंज ऑफ लैंड वगैरह है, पीडब्ल्यू प्रिजनर ऑफ वॉर हैं, या कोई होस्टेजेस पकड़े गए हो, ये आपस में बदलाव या एक्सचेंज होना चाहिए। इस तरफ एक रास्ता बनाने से मेरे ख्याल से यह लड़ाई को बंद किया जा सकता है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का मेन मुद्दा है। ये एक अच्छा मुद्दा है लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं, उनका डीप स्टेट आगे है, अभी डीप स्टेट के पकड़ में आगे है। डीप स्टेट ये लड़ाई को बंद नहीं करने देगा, नंबर 1। नंबर 2, डीप स्टेट का मुद्दा है 1991 में जब यूनिलैटरल पावर जब यूएस के हाथ में आया था विश्व को कंट्रोल करने के लिए, तो उस समय उन्होंने अनदेखा और हिडन एजेंडा को छुपा के रखे हैं कि ये ईस्ट जर्मनी से लेके व्लादिवोस्टोक तक ये फैलाव करेंगे, यानी कि आने वाले समय में रशिया को भी नाटो में लाएंगे ताकि चाइना को ये घेर डाल सकते हैं एक तरफ से या 2-3 डायरेक्शन से। ये इनका छुपा हुआ मुद्दा है, इस मुद्दे की तरह ये काम करते जा रहे हैं। इसलिए मैं तो कहूंगा बड़ी पिक्चर को मद्देनजर रखते हुए सारे कदम उठाना चाहिए। हिंदुस्तान के पीछे से पढ़ने से एक अच्छा दोस्त उनको मिल गया था जो कि 2000 से पहले जी एक एस्ट्रेंजमेंट हमारा रिलेशनशिप था, और 2000 के बाद जो 25 साल ये बीते हैं, ये एक एंगेजमेंट का पीरियड था। इसमें इंस्टीट्यूशनल लिंकेजेस की वजह से आज रिश्ता, इतना सब कुछ गड़बड़ होने के बावजूद भी ये लिंकेजेस अभी कामयाब निकल रहे हैं, अभी भी काफी हरकत हो रहे हैं, जिसके वजह से थोड़ा सा उम्मीद है कि हम आगे ये इसको सुधार कर सकते हैं। लेकिन हर चीज का एक रेड लाइन होता है, वो रेड लाइन ऐसा है, अभी सुनने में मिला, अभी सुबह सुबह मैसेज आया है मेरे फ्रेंड से, यूरोपियन यूनियन के ऊपर अमेरिका प्रेशर डालना शुरू कर दिया कि सेकेंडरी टैरिफ हिंदुस्तान के ऊपर डालिए, क्योंकि हिंदुस्तान की वजह से ये लड़ाई हो रहा है। कैसे लड़ाई हो रहा है? ये लड़ाई हम वहां से करीब 6000 किलोमीटर दूर पे है, हमारा कैसा ना जोग्राफिक कॉन्टिग्यूटी है, हमारा क्या उसके साथ जुड़ाव है। तेल अगर ले रहे हैं, तेल हमें कहीं से लेना था और अमेरिका के बोलने पर ही रशिया से लिए हैं। इससे विश्व का जो तेल का प्राइस है, इससे स्टेबलाइज किया गया है, और स्टेबिलिटी और उसको रिफाइन करके जो हम देते हैं वो अमेरिका खुद ले रहा है। और दूसरी बात, जो अमेरिका से हम पहले ऑयल नहीं खरीदते थे, उसको डाइवर्सिफिकेशन के हिस्से में हम अमेरिका से भी तेल खरीदने लगे हैं। तो ये सारी चीजें अगर मद्देनजर रखते हैं, ये एक वेस्ट ऑफ टाइम है। इनके पास सोचने का या एडवाइजरी रोल में जो है साहब लोग वो बिना सोचे समझे गलत एडवाइस दे रहे हैं। ये गलत रास्ते पे अमेरिका जा रहा है, और पुश बैक हिंदुस्तान तो चुप करके रहेगा, पुश बैक उनका अमेरिका के अंदर से ही आएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल आज के दिन में कोर्ट उनके खिलाफ चला गया है, अभी वो सुप्रीम कोर्ट चाहते हैं टैरिफ के। बिल्कुल सुधाकर जी, मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं।